क्या ईरान के पास इतनी सलाहियत है कि जो इसराइल की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं, दिफाई जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनको वो निशाना बनाने में कामयाब हो? तो आपके ख्याल में, उससे पहले भी आप जिक्र कर रहे थे उनके खैबर मिसाइल का, तो क्या अगर खैबर मिसाइल का वो इस्तेमाल करते हैं, डू यू थिंक कि उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो बड़े पैमाने के ऊपर जो इसराइल की दिफाई तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ईरान के पास सलाहियत है। उसकी वजह यह है कि जो लास्ट नाइट उन्होंने रिटेलिएशन की है उसमें उन्होंने व्हाट इज नोन एज इजराइल्स पेंटागन उसको स्ट्राइक किया है। हमने वो वीडियोस देखी है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद रहा। देयर इज जो उनका डिफेंस हेडक्वार्टर है उसको उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक किया है। डेफिनेटली हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ईरान के पास वही कैपेबिलिटी है, उसी एक्यूरेसी की है, उसी प्रिसीजन स्ट्राइक्स की है जो कि इसराइल के पास है और यूएस के पास है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं ये कहूँ कि जो इनिशियल स्ट्राइक्स थी इसराइल की ईरान के ऊपर, वो अपेरेंटली बहुत क्रिपलिंग लग रही थी, लेकिन ना सिर्फ ईरान ने उससे रिकवर किया है बल्कि उसने इफेक्टिव स्ट्राइक की है, रीजनेबली इफेक्टिव स्ट्राइक की है। और हमने जो आज तेल अवीव एयरपोर्ट की पिक्चर्स देखी हैं इंटरनेट के ऊपर, जो हमने वीडियोस देखी हैं उनके, जो पेंटागन्स ऑफ इसराइल के बारे में देखी हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स के बारे में देखी हैं, तो एक रीजनेबल स्ट्राइक इफेक्ट हुआ है। दूसरा, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस सारी गेम में हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस, कि इसराइल चाहेगा कि वो एस्केलेशन का कंट्रोल उसके पास रहे। आपने देखा कि पहले इसराइल ने स्ट्राइक किया और बहुत अपेरेंटली बहुत क्रिपलिंग स्ट्राइक थी। एक रात गुजरी, नेक्स्ट नाइट को ईरान ने स्ट्राइक किया। अगर तो वो स्ट्राइक इतना ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकती है और एक ऐसा स्केयर पैदा कर सकती है तो इसराइल मजीद फर्दर एस्केलेशन नहीं करेगा। लेकिन चूंकि आज इसराइल ने एक और स्ट्राइक की है और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे स्ट्राइक की है, सिर्फ ईरान के बल्कि कंबाइन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कतर एंड ईरान, जिसमें इसराइल को पता है कि इसका मतलब यह है कि कतर भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि या तो उसका अच्छा, इसमें अभी तक जनरल साहब इन्होंने गालबन एक जी जनरल साहब अभी ये भी लगता है कि प्रिसीजन स्ट्राइक थी जो इनकी पास फील्ड के ऊपर थी, कि उसकी जो फेज 14 वाली जो एक्सटेंशन है वहां पे इन्होंने स्ट्राइक किया है। कमर चीमा साहब, ब्रीफली अगर आप हमें बता सके, अभी थोड़ी देर पहले एक और डेवलपमेंट हुई है, यूके ने अनाउंस किया कि वो अपने एडिशनल मिलिट्री एसेट जो है वो मिडिल ईस्ट भेजेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि ये जो वॉर है ये फर्दर फैल सकती है, या इन अ वे एक सिग्नलिंग है यूके की तरफ से कि अगर ज्यादा नुकसान होता है इसराइल का तो वो फिर उसको सपोर्ट करेगा? देखिए, सिर्फ ये नहीं है, पेंटागन भी अपना थर्ड डिस्ट्रॉयर जो है वो मेडिटेरेनियन में भेज रहे हैं। सो बेसिकली जो अपनी नेवल कैपेबिलिटी है वो सारी की सारी मेडिटेरेनियन में पहुंच रही है ताकि इसराइल को बचाया जा सके इन केस ईरान के मिसाइल स्ट्राइक बढ़ती है। सिर्फ इसराइल अकेला वहां पे नहीं रहेगा। सो मुझे लगता है कि ये तमाम अमेरिकन एंड ब्रिटिश दोनों इकट्ठे होंगे, इसराइल इकट्ठा होगा। लेकिन अगर ईरान ने अपना फुल थ्रॉटल जिसे कहते हैं अगर वो नहीं लॉन्च करते, अगर जिस तरह अभी तक एस्केलेशन डोमिनेंस की जनरल साहब बात कर रहे हैं वो इसराइल के पास है इस वक्त, ईरान के पास नहीं है। और अगर ईरान अपना फुल स्केल जो है वो मिसाइल लॉन्च नहीं करते, जिस तरह पाकिस्तान ने, आपको याद है कि 10 मई को किया था और इसराइल और इंडिया को पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठना पड़ा था और सीज फायर की बातें हुई थी और अमेरिका बीच में पड़ा था। मैं समझता हूं कि अगर ईरान ने प्रॉपर एस्केलेट ना किया तो डी एस्केलेशन जल्दी नहीं होगी ईरान और इसराइल के बीच में। सो ये सवाल चीमा साहब, इसमें एक फर्क तो है ना, पाकिस्तान जो अपनी कैपेबिलिटी है उसको मसलसल एक्सपैंड कर रहा है और स्ट्रेंथन कर रहा है, जबकि ईरान के केस में आपको पता है ये सूरत हाल नहीं है, वहां पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। वो देखिए वो एक सेपरेट सवाल है। सवाल ये है कि जो उनके पास कैपेबिलिटी है एटलीस्ट मिसाइल बनाने की, मिसाइल तो उनके पास मौजूद है। मैं उसी की बेस पे अगर कह रहा हूं कि अगर वो इतना एस्केलेट करेंगे, इस हद तक एस्केलेट करें कि दुनिया सोचे कि हमें मजीद इजराइल को रोकना है, अगर उस हद तक एस्केलेट ना किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह वो टर्म यूज करते हैं ना कि यू एस्केलेट टू डी एस्केलेट। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं इसराइल और ईरान के दरमियान जो जारी तनाज़ा जंग। और जनरल साहब, ये जो अभी जो भी मामला चल रहा है, हमने ये देखा है कि अभी तक ये तो हमें पता है कि
जो भी इजराइल कार्रवाई करता है फुल सपोर्ट करता है उसको अमेरिका और उनके जो मगरबी इत्तेहादी हैं, लेकिन बराह रास्त रेजिस्ट किया है अमेरिका ने माजी में भी, और अभी भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। सो डू यू थिंक कि एट सम स्टेज अमेरिका एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है, या आपके ख्याल में इसका बहुत हद तक दारोमदार इस बात पर है कि ईरान अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट करता है? अगर ईरान जो अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स हैं रीजन के अंदर उनको निशाना नहीं बनाता तो शायद अमेरिका अवॉइड करेगा डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद ईरान। एक चीज को हम टोटली ओवरलुक कर रहे हैं। चीबा साहब ने कहा कि जी इजराइल अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ यूएस और ब्रिटेन भी आ जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि ईरान भी अकेला नहीं रहेगा। ईरान के जो है लॉन्ग टर्म ये जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स है रशिया और चाइना दोनों के साथ। तो ये मुमकिन नहीं है कि इजराइल के साथ बाकी सारे आ जाए और ईरान जो है वो अकेला रह जाए, ऐसा नहीं होगा। और देखने की बात यह है कि अमेरिका क्यों ये स्टेटमेंट्स दे रहा है, बिकॉज ईरान डिक्लेयर कर चुका है कि ईरान जो है वो यूएस बेसिस के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो ईरान यूएस ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि यूएस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ताकि ईरान उस हद तक ना जाए। सो मुझे तो कोई शक नहीं कि अमेरिका ऑलरेडी इसमें फुली इन्वॉल्व है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। अमेरिका इज लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस फॉर इजराइल। इजराइल एक बैकअप के बगैर ये काम नहीं कर सकता। अब दूसरी रही बात कि कब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, डेफिनेटली जब तक कोई ऐसी सेम्बलेंस नहीं होती या स्टेज मैनेज या एक्चुअल कि यूएस बेस के ऊपर कोई स्ट्राइक हुई है, यूएस के इंटरेस्ट के ऊपर स्ट्राइक हुई है, तब तक यूएस कोशिश करेगा। अच्छा डॉक्टर कमर चीमा साहब, अगर आज इस तरीके से साउथ पार्क फील्ड के ऊपर अटैक हुआ है, चीमा साहब अगर आप हमें सुन सकें, तो क्या ईरान जो है वो इस चीज का रिस्क ले सकता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, क्योंकि वहां से दुनिया को 1/3 ऑयल की सप्लाई हो रही है और प्रेशर बिल्ड हो सकता है वहां से? देखिए ये तो ईरान की इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि क्या उसको पता है कि यहाँ इस खित्ते में इजरायली एसेट्स घूम रहे हैं या कहां पे इजरायली एसेट्स हैं, या अपने मिसाइल की रेंज अगर वो इजराइल की तरफ लेके जाना चाहता है तो क्या वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, रेड सी, गल्फ ऑफ ईडन, इस पूरे खित्ते के अंदर वो क्या कर सकता है? देखिए यहां से ये ईरान, मैंने कहा है ना कि जैसे आप बात कर रहे थे, एस्केलेट करना पड़ेगा टू डी एस्केलेट। अगर ईरान ने कन्वेंशनल प्ले बुक को फॉलो किया, देखिए ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप एलिमिनेट कर दी गई है, ये कोई मजाक नहीं है। सो अगर ईरान ने एग्रेसिवली हमले ना किए तो मेरा नहीं ख्याल चीजें बेहतर होंगी। और दूसरी बात देखें, ईरान के जो कंफर्टेबल एसेट्स हैं, जो कंफर्टेबल पार्टनर हैं, वो उसकी प्रॉक्सीज नहीं है जो इंतहाई कमजोर हैं, और वो भले लेबनान में हो, वो हमास है, हिजबुल्लाह है, वो उनकी वो पोजीशन नहीं रही। और रशिया तो खुद जंग लड़ रहा है, वो तो वेपन्स और असला अपने लिए बनाएगा कि किसी और के लिए बनाएगा। तो और चाइनीज ऑलरेडी आपको पता है बड़े केयरफुल रहते हैं, वो इन चीजों में इतना लंबा चौड़ा नहीं पड़ते। लेकिन चीमा साहब चाइना छोड़ेगा बतौर ना, एटलीस्ट इनिशियली अगर आप इनिशियली देखें डिप्लोमेटिकली चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, रूस भी कर रहा है, पाकिस्तान ने भी किया। बहरहाल नाज़रीन